नमस्कार दोस्तों, फार्मर्स लव के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो क्लास या आज का सेशन रहने वाला है वो आपका रहने वाला है कि एनालिसिस करेंगे अपन। मतलब किसका एनालिसिस कि आरपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए डब्ल्यूओ के जो एग्जाम्स हैं उनमें सोइल साइंस के कौन कौन से टॉपिक्स से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उन सब को अपन एनालिसिस करेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी अपन किसी भी नई शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की, ठीक है, अपन ने सोइल साइंस के लेक्चर अब आपने देखे होंगे, ठीक है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मेरे को इस एग्जाम की तैयारी करनी है ना, और उसका लेवल क्या रहता है। तो वो अपने को पता लगता है कि उसके प्रीवियस ईयर के जो पुराने पेपर्स होते हैं उसमें किस किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। उनको अगर अपन देख लेते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कितना डीप उसमें बूझा गया, तो वो बहुत ही जरूरी है। तो आज अपन उसी के रिगार्डिंग आपका एक सेशन लेके आए हैं। और आज का जो सेशन है सिर्फ स्पेशली सोइल साइंस के उनमें से जो क्वेश्चन हमने निकाले हैं और आपके सामने लेके आए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरा कंप्लीट पेपर एनालिसिस चाहते हो कि कंप्लीट पेपर हो हमारे पास, जो भी पेपर आया था 2021 में हो 2018 का हो, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में आप बोलें ताकि हम नए जो क्लास होंगी उसमें उसको इंक्लूड कर पाए, ठीक है। तो आज ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपन इसकी शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ये दिया हुआ है कौन सा कि आपका आकाशीय छाया चित्र मृदा सर्वेक्षण में वायुयान की ऊंचाई निम्न निम्न पर निर्भर करती है, ठीक है। आइए इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर द एरियल फोटोग्राफी सोयल सर्वे डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। कि सोयल सर्वे, आपको पता है कि जब अपन ने सिलेबस को डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर सोयल साइंस में, तो अपन ने पढ़ाया था, देखा था कि उसमें सोयल सर्वे सिर्फ ऐसे कैसे एक टॉपिक दिया हुआ था, ठीक है। उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि सोइल सर्वे भी अपने को देखना है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि मैंने एनालिसिस किया है पेपर्स का और उसमें आरपीएससी के रूल ही मान के चलो आप, तो कि वो टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को उठाती। ऐसा नहीं है कि बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया, आपको पता ही नहीं था कि सर ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो क्वेश्चन कहाँ से आ गया। आप देखोगे, आप एनालिसिस करना खुद से कि सर जो आपने क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं या हमने देखे हैं उसमें से हमने ऑब्जर्व किया है कि आपने सिलेबस बताया था उसी के बिहाफ पे सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये किससे आया है, ये सोयल सर्वे से आया है, ठीक है। हम सर्वे करते हैं कि कहाँ की सोयल कैसी है, किस चीज के लिए ये बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इन्होंने कहा कि हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट एरियल फोटोग्राफी सोइल सर्वे डिपेंड्स अपॉन, कि एरियल फोटोग्राफी जो करते हैं ना वो किस पे डिपेंड करती है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है पहला छाया चित्र लेखन का पैमाना, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कि कैमरे का प्रकार, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है कैमरे का फोकस दूरी, और फोर्थ दिया हुआ है छाया चित्र लेने का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, आपको ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी एंड सी एंड डी दिया हो, इसका मीन्स है कोई दो सही है इसमें से और वो हमें निकालना है। अब देखो फोकल जो लेंथ होता है ना वो क्या होता है, आपका जो सामने मेरे सामने एक कैमरा लगा हुआ है उसकी लेंथ है कि वो इस कंप्लीट यहां से लेके और यहां तक इसको कवर कर सकता है, ठीक है। जब एयरक्राफ्ट, यहाँ एयरक्राफ्ट मतलब कोई एरोप्लेन कोई हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ रहा है उसके नीचे एक कैमरा लगा हुआ होता है। अब एयरक्राफ्ट की जो हाइट है वो भी उसमें डिपेंड करता है कि उसका जो एरिया कितना कवर करेगी। फोकल लेंथ का मीन्स है कि वो जो सेंसर है, वो जो कैमरा लगा हुआ है, वो नीचे पृथ्वी पे, नीचे धरातल पे कितना पैमाना उसको क्लियर कर रहा है, ठीक है, कितने को मेजर कर पा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ेंगे कि सोइल सर्वे क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, बट एक बार के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इतना बताया। और इसमें क्या होता है, अभी किस पे डिपेंड करता है कि सर ये पहला दिया हुआ है स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफी, बिल्कुल डिपेंड करता है इस पे, स्केल पे डिपेंड करता है कि कितने स्केल पे आप पढ़ोगे कि सर ये दिया हुआ है कि 1:5000 दिया हुआ, 1:10,000, 1:15,000 या फिर 1:50,000 दिया हुआ है, तो ऐसे करके स्केल्स पढ़ोगे आप उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफी पे डिपेंड करता है, सेकंड टाइप ऑफ कैमरा उस पर डिपेंड नहीं करता कि आपका कैमरा कौन सा है, आपकी मोबाइल का कैमरा कौन सा है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता जी। फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करती, पिक्चर की क्वालिटी डिपेंड कर सकती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, सिर्फ पूछा है क्या फोकल लेंथ, तो इस पे डिपेंड नहीं कर सकता, मतलब ये नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि फोकल लेंथ पे डिपेंड कर सकती है, ठीक है, कि बिल्कुल फोकल लेंथ अभी बताया अपने फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। इसका मीन्स है कि अगर अपने को निकालना पड़े तो पहला आएगा स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफी आएगा और फोकल लेंथ ऑफ कैमरा, ये दोनों आएगा इसके अंदर। थर्ड वन है एरिया ऑफ फोटोग्राफी, तो ये भी नहीं आएगा। इसका मीन्स है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, ए एंड डी। तो कौन से में ए एंड डी, ठीक है। ए एंड बी है, बी एंड सी है, ए एंड सी है,
सी एंड डी है। तो अकॉर्डिंग टू अपने स्केल ऑफ फोटोग्राफी हो गया, टाइप ऑफ कैमरा ए एंड सी, सॉरी ए एंड सी आएगा, तो ए एंड सी थर्ड नंबर पे है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर अपना सही हो जाएगा। चलो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कौन सा है, उप स्तरीय निदान सूचक संस्तर कहलाता है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि डायग्नोस्टिक सब सरफेस होरिजन, अपन सब सरफेस होरिजन, दो टाइप के होरिजन होते हैं, कौन से, ठीक है, एक होता है सब सरफेस जिसे बोलते हैं अपन कौन सा, एंडोपेडोन, एक होता है एपिपेडोन। एंडोपेडोन में क्या होता है कि वो अंदर के पेडोन्स की बात कर रहा है, ठीक है, और एपिपेडोन्स में क्या है, वो ऊपर वाले पेडोन्स की बात कर रहा है। अपन दो टाइप के पढ़ेंगे, एंडोपेडोन एपिपेडोन। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, डायग्नोस्टिक सब सरफेस होरिजन कौन सा है। ठीक है, अब इसके टाइप्स में होता है, जैसे एंडोपेडोन पढ़ेंगे अपन तो उसमें 19 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एपिपेडोन पढ़ेंगे उसमें 9 टाइप के होते हैं, कौन कौन से कैसे कैसे बनते हैं वो सारा देखेंगे। बट अभी के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या करना है, इसको आंसर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि डायग्नोस्टिक सब सरफेस, अपन ने क्या कहा, सब सरफेस का मीन्स हो गया कि सरफेस से नीचे का, दो बताए मैंने, कौन सा, एक एंडोपेडोन एक एपिपेडोन। ठीक है, एपिपेडोन मतलब कि ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, फिर उससे नीचे एंडोपेडोन। तो इन्होंने बहुत बात की है सब सरफेस मतलब नीचे वाले की बात की है, तो ये क्या आएगा, एपिपेडोन नहीं, एपिपेडोन नहीं आएगा, एपिपेडोन ऊपर वाले की बात की है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंडोपेडोन की बात कर रहा है। फिर आता है प्लेजन, नहीं प्लेजन भी नहीं है। ठीक है, प्लेजन क्यों नहीं है, प्लेजन एक टाइप होता है किसका, एंडोपेडोन्स का। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो अब ये आएगा कौन सा कि सर ये हिस्टिक होरिजन, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, सर हमें पता है कि आपने अभी बताया कौन सा कि सब सरफेस, ठीक है, होरिजन्स का पूछा है, तो इसका मीन्स है ये एंडोपेडोन, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है एंडोपेडोन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इसमें कहा है कि शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस गण के अंदर आती है। ठीक है, ये कौन से ऑर्डर, इसमें सीधा सीधा सिलेबस में दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ इसके पढ़ने की, सोइल के ऑर्डर कितने होते हैं और वो उनका स्पेसिफिकेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, ये पढ़ना है। तो इसमें देखो इन्होंने बताया है कौन सा कि साल्ट अफेक्टेड सोइल्स ऑफ द एरिड आर क्लासिफाई अंडर विच सोइल ऑर्डर, मतलब कि जो एरिड क्लाइमेट है, जो शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, उसकी लवण प्रभावित मृदाएं, उसमें दिया हुआ है सीधा सीधा टॉपिक क्या कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, जिसके अंदर कौन कौन सी आती है, उसमें आती है एसिडिक सॉइल्स और बेसिक, अम्लीय मृदाएं और क्षारीय मृदाएं। ठीक है, अगर मैं बात करूं राजस्थान में कौन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो क्षारीय मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि शुष्क क्षेत्र मतलब राजस्थान, ठीक है, इसकी लवण प्रभावित मृदाओं का किस गण के अंदर आती है, मतलब गण बोले तो कि कौन से सोइल ऑर्डर के अंदर आती है। ठीक है, कौन से कितने ऑर्डर होते हैं, वो 12 ऑर्डर होते हैं। ठीक है, जो एक ट्रिक होती है इनकी क्या, ए वेगामी हाउस करके, पहले 10 हुआ करते थे, फिर उन्होंने लेटेस्टली अभी इनमें क्या हो गए, टोटल 12 हो गए, कितने हैं टोटल 12 हैं। अब ये आती किसके अंदर है कि शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं का किस मृदा गण के में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में कौन से टाइप की मृदाएं पाई जाती है, आपको पता है। शुष्क की जहां बात की वहां देखो आपको अल्टीसोल ये भी नहीं है, ठीक है, स्पोडोसोल ये भी नहीं है, ठीक है, मोलिसोल ये भी नहीं है, सबसे ज्यादा देखो एरिडोसोल, अपन पढ़ेंगे उसमें स्पेशली कि एरिडोसोल में ये सोइल ऑर्डर है, ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया कि सर एरिडोसोल। ठीक है, अभी मूव करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या है, अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी ISSS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, इसको पहले कहते थे, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया, ये भी याद रखना, क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया IUSS। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या क्या होती है, सर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंस कर दिया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पहले कौन सा था, कि सर पहले था वो थी कौन सी, ISSS के नाम से थी, अभी कौन सी कर दी गई, इसको रीनेम कर दिया गया IUSS इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंस कर दिया गया है। इसका मीन्स है हमें बताना है कि इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कणाकार महीन बालों की श्रेणी में आता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस ISSS विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ फाइन सैंड। ठीक है, इनको दो अपने पास इंस्टीट्यूट है जिनके बिहाफ पे अपन जो टेक्सचर है उसको क्लासिफाई करते हैं। पहला कौन सा आता है, वैलिड कौन सा, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा वैलिड है इंडिया के अंदर, तो अपना आता है ISSS या फिर जिसे बोलते हैं
IUSS, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंस, ठीक है, इसका वैलिड है। तो दूसरा कौन सा है, दूसरा है USDA, इसका भी क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। हो सकता है कि अब की बार पेपर आए उसमें हो सकता है ये बुझ ले कि महीन जो बालू का नगार होता है उसमें अकॉर्डिंग टू IUSDA, यूएसडी के अकॉर्डिंग कौन सी होते हैं, जिसका फुल फॉर्म ये होती है क्या, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पूछ सकता है। तो हमें दोनों याद रखने हैं। अब इन्होंने बोला है कि IEEE के अकॉर्डिंग क्या होती है, तो सीधी सी बात है IEEE के अकॉर्डिंग पूछ रहा है ना, तो अपने को क्या होगा, सबसे पहले लिखना है कि इसके अकॉर्डिंग 4 भागों में अपने को मृदा कणागार देखने को मिलता है। कौन कौन से है, इन्होंने सैंड को है ना, सैंड इसको 2 भागों में बांटा है, ठीक है, कौन सी, एक तो होती है कोर सैंड, ठीक है, और एक होती है फाइन सैंड, फाइन सैंड मतलब मोटी बालू और महीन बालू, ठीक है। अब इसमें शुरुआत अपने को सैंड से कर दी, ठीक है, अब आती है सिल्ट इसके बाद में, ठीक है, फिर आती है क्ले, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जो सैंड है ना 2 भागों में बांटी, अब क्या होता है कि जो सोइल पार्टिकल होते हैं ना स्पेशली, वो कितने से कम के बालते हैं अपन, 2 mm से कम के होते हैं। तो यहीं से स्टार्ट हो जाओ, कहां से, कि ये 2 से सब में क्या कर दो 10 का भाग देते चलो, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये सीक्वेंस याद रखना है कि सर सैंड का कोर्स, फिर फाइन और सिल्ट और क्ले, फिर इसका सीक्वेंस में क्या करना है 10 का डिवाइडेशन करते चलना है। मतलब ये कितने से हो गई, 2 से 0.2 mm के बीच में, ये कितनी हो गई सर, ये हो गई 0.2 से 0.02 mm के बीच में, और ये कितनी हो जाएगी सर 0.02 mm से 0.002 mm, और ये इससे कम हो जाएगी, ठीक है। अपने पास चारों की आ गई है। अब इसने पूछा क्या था, अब इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइज ऑफ फाइन सैंड, ठीक है, तो फाइन सैंड कौन सी है, ये तो कोर्स और ये फाइन सैंड, फाइन सैंड का क्या है, ये रहा, कितना है 0.2 से 0.02, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं अपन, ठीक है, 0.2 से 0.2 पहले नंबर का ही है, ठीक है, तो पहले नंबर का हो गया, आपको पता लग गया ये टेक्सचर से उठाया गया सीधा सीधे आपके टॉपिक, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के संदर्भ में गलत है, आपको रोंग निकालना है, ठीक है, इनमें से कोई एक रोंग है बाकी के राइट है। इसका मीन्स है कि देखो विच वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन रेफरेंस टू द सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस इज फॉल्स, ठीक है, आने वाले कुछ लेक्चरों में अपने सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस और फैक्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी का है। इन्होंने क्या कहा है कि पहला है ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल सही कहा है कि ह्यूमिफिकेशन क्या होता है कि भैया जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन हो जाए और एक न्यू सिंथेसिस, मतलब जिसे बोलते हैं अपन ह्यूमस बन जाए, उसे बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। फिर उन्होंने बोला है कि बायोस्फीयर इज ए एक्टिव सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है, अपन ने पढ़ा था क्या, CLORP और T, ये दोनों क्या है, ये दोनों है एक्टिव फैक्टर्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन, इसको बोल सकते हैं बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं, ओ को, और ओ से ऑर्गेनिज्म होता है, या फिर इसको बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं। तो दोनों क्या है, ये एक्टिव फैक्टर में है, और ये तीनों क्या आ जाते हैं, ये क्या किसमें आ जाते हैं, पैसिव फैक्टर में आ जाते हैं। इसका मीन्स है किसका दिया हुआ है, ये बायोस्फीयर जो अपन ने यहाँ पे चर्चा की है, ये तो किस में आ जाता है, इस ए एक्टिव सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस, इसका मीन्स है ये भी सही है, हमें रोंग निकालना है, ठीक है। दी पोर्जोलाइजेशन इज ए फंडामेंटल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। अभी सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ेंगे ना, उसमें 2 टाइप के आते हैं, पहला आता है कौन सा, फंडामेंटल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस, एंड सेकंड वन आता है स्पेसिफाइड सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जो पोर्जोलाइजेशन है ये किस में आ जाता है, ये स्पेसिफाइड सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस में आता है, नोट दी फंडामेंटल्स, मतलब यहाँ गड़बड़ है, अगर यहाँ स्पेसिफाइड होता तो ये भी राइट होता, लेकिन इसने क्या कर दिया, फंडामेंटल कर दिया, इसलिए ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। फिर नीचे दिया हुआ है पेरेंट मटेरियल इज द पैसिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर, अभी आपने कहा था कि क्लाइमेट और सिर्फ बायोस्फीयर एक्टिव है, लेकिन पेरेंट मटेरियल क्या है, वो है पैसिव फैक्टर, तो ये भी सही हुआ। इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वृहद मृदा समूह क्षेत्र मृदा गण के अंतर्गत आता है, ठीक है, विच वन
ग्रेट सोइल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ऑर्डर जोनल सोइल्स। अभी क्लासिफिकेशन सोइल का जो होता है, ठीक है, सबसे पहले विविडोकोचेव ने कितने 1900 में दिया था, 1900 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे, उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई किया, ठीक है। तो जो 3 टर्म होती है, एक होती है पहली जोनल सोइल्स, कौन सी होती है, जोनल सोइल्स, फिर होती है इंट्राजोनल, ठीक है, फिर होती है एजोनल। ये किसके आधार पे होती है कि सोइल प्रोफाइल में अगर जोन कंप्लीट है, ठीक है, ओ ए बी सी ए आर, अगर ये कंप्लीट है तो वो किसके अंदर आ जाती है, जोनल सोइल्स के अंदर आ जाती है। और एजोनल्स अगर बात करूं तो जिसमें कंप्लीट नहीं है सोइल प्रोफाइल उसे एजोनल में इंक्लूड करते हैं। और अगर इंटरजोनल की बात करूं तो स्पेसिफाइड कंडीशन, स्पेसिफाइड क्लाइमेटिक कंडीशंस में आ जाती है, ठीक है सर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू देखते हैं इसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, इन्होंने कहा कि विच वन ग्रेट सोइल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ऑर्डर जोनल सोइल ऑर्डर, कि जोनल के अकॉर्डिंग पूछा है, तो इसके अकॉर्डिंग है कि भाई लेटेराइट है, वो किस में आ जाती है, ये जोनल्स के अंदर आ जाती है। एलुवियल है, ये भी नहीं आती, ठीक है। सैलाइन सोइल है, ये किस में आ जाती है, इंट्राजोनल में आ जाती है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। रिगोसोल है, ये किस में आ जाती है, ये भी एजोनल के अंदर आ जाती है। इसका मीन्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ये लेटेराइटिक सोइल्स हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें निम्नलिखित में से किस मृदा की कुल रंध्रावकाश सबसे अधिक होती है, ठीक है। रंध्रावकाश का मीन्स है कि पोर स्पेस कितना है, उसमें खाली स्थान कितना है, खाली स्पेस कितना है, ठीक है। इधर दिया हुआ है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल हैज हाईएस्ट टोटल पोरोसिटी, टोटल पोरोसिटी की बात कर रहा है। ऑप्शन है कि भैया सैलाइन सोइल है, सॉरी सैंडी सोइल्स है, या सैंडी लोम सोइल है, या फिर क्ले लोम सोइल्स है, या लोमी सोइल्स है। अगर मैं 3 टेक्सचर जो मेन ग्रुप है, मेन क्लास है, वो कौन कौन सी है, कि हमारे सर सबसे पहले होता है सैंड की बात करते हैं अपन, फिर सिल्ट की बात करते हैं, फिर हम क्ले की बात करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा पोर स्पेस किसका होता है, वो क्ले का होता है, ठीक है। अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें यही देखेंगे कि पोर स्पेस पे की वजह से तो कौन सी चीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पोर स्पेस होता क्या चीज है, कैसे बनता है, ठीक है। तो वो सारा उसके अंदर देखेंगे। तो अपना बात है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को इसको आंसर करना पड़े, तो मैंने एक चीज बताई कि सबसे ज्यादा पोर स्पेस किस में होता है, क्ले। तो सबसे पहले बात की गई है कि ब्लूई मृदा, इसमें तो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आता है ब्लूई दोमट मृदा, कि नहीं इसमें भी नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है क्ले दोमट मृदा या फिर दोमट मृदा, ये तो इसमें नहीं है। जहां क्ले लग गया इसका मीन्स है कि ये होगा ऑप्शन नंबर 3, क्ले लोम सोइल इज द हाईएस्ट पोरोसिटी। सबसे ज्यादा पोरोसिटी किसमें होती है, क्ले लोम सोइल के अंदर होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें दिया हुआ है मृदा में कार्बनिक पदार्थ किस तत्व के स्थिरीकरण को कम कर देता है, ठीक है। मैंने कहा था न्यूट्रेंट फिक्सेशन का, ठीक है। न्यूट्रेंट फिक्सेशन के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें दिया हुआ है आपके सिलेबस में कि न्यूट्रेंट फिक्सेशन ऑफ फास्फोरस पोटेशियम एंड अमोनियम आयंस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल डिक्रीजेस द फिक्सेशन ऑफ, कौन से अपना जो प्लांट का एसेंशियल एलिमेंट है या एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जिसको ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डालने से वो उसका फिक्सेशन कर दे। फिक्सेशन का मीन्स होता है कि एक प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म होती है और एक अनअवेलेबल फॉर्म होती है। तो आप एक बार के लिए मान के चलिए कि सर अवेलेबल फॉर्म में था लेकिन ऑर्गेनिक मैटर डालने से वो अनअवेलेबल फॉर्म में चला गया। मतलब जिसको डालने से ऑर्गेनिक मैटर जिसे कहते हैं कि बेनिफिशियल है, हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है, एक न्यूट्रिएंट ऐसा भी है कि ज्यादा अगर ऑर्गेनिक मैटर डालोगे, ऑर्गेनिक मैटर मतलब FIM, ठीक है, आपने डाला, वर्मी कंपोस्ट डाला, जिसकी वजह से क्या करता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। तो कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है, इनके जो रीजंस हैं वो अपन जब न्यूट्रिएंट फिक्सेशन का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, लेकिन अभी के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला होता है नाइट्रोजन, ठीक है, सेकंड है पोटेशियम, थर्ड है फॉस्फोरस एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस अबव, ठीक है। इसका मीन्स है कि नाइट्रोजन को स्पेशली किस रूप में ग्रहण करता है प्लांट, NO3, ठीक है, या तो नाइट्रेट के रूप में करता है, कुछ प्लांट इसको अमोनिकल फॉर्म में भी करते हैं NH4+ के रूप में भी। पोटेशियम होता है K+, ठीक है। इधर होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को किस में करता है, या तो H2PO4 के रूप में करेगा, ठीक है, या करेगा HPO4- के रूप में, इन दोनों फॉर्म में करता है, ठीक है। इसका मीन्स हो गया कि हमेशा ध्यान रखना, जब फिक्सेशन का पढ़ेंगे ना अपन पढ़ेंगे कि जो नेगेटिव आयंस है या पॉजिटिव आयंस है उनका फिक्सेशन कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक मैटर की जिसे बोलते हैं चिलेशन, ठीक है।
चिलेशन में क्या काम करता है, ये मोर देन वन या फिर वन से ज्यादा बॉन्ड्स के साथ में जो मेटेलिक आयंस है उनको क्या करता है, पकड़ लेता है। बट इन केस ऑफ फॉस्फोरस जो क्या है, नेगेटिव आयन है, ठीक है, इसको ये कैप्चर नहीं कर पा, मतलब कैप्चर कर लेता है, ठीक है। इससे ज्यादा क्या है, इसमें क्या पहला है, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सोइल डिक्रीजेस द फिक्सेशन ऑफ, किसका फिक्सेशन डिक्रीज कर देता है, इन सब का तो इंक्रीज रहता है, ठीक है, बट इसका क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स या फिर फॉस्फोरस का जिसे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाने वाला टेंशियोमीटर मृदा की किस स्तर तक मृदा नमी तनाव पर कार्य करेगा, ठीक है, मतलब कि टेंशियोमीटर यूज टू मेजर सोइल मॉइस्चर कंटेंट एंड कुड बी यूज फॉर अप टू विच सोइल मॉइस्चर टेंशन, ठीक है। आपको ये पता लग गया यहाँ से, तो क्या पता लगा कि सर टेंशियोमीटर जो यूज करते हैं ना, किस में करते हैं, कि सोइल के मॉइस्चर को निकालने में हेल्प करता है हमारी टेंशियोमीटर, ठीक है। ये कितने रेंज तक ये काम करता है, तो इसका रेंज है वो है 0.08, ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेंशन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कितना किससे था, ये सोइल वाटर से क्वेश्चन था आपका, कि सोइल के अंदर वाटर को अपन कैसे, मॉइस्चर को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो अभी आपकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदाओं के सुधार हेतु किया जाता है, ठीक है। अभी प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, कि जो समस्याग्रस्त मृदाएं हैं उसमें जिप्सम का यूज किस में करते हैं, समस्याग्रस्त में कौन कौन सी कैटेगरी पढ़ते हैं अपन, सबसे पढ़ते हैं भाई अम्लीय मृदाएं जिन्हें बोलते हैं एसिडिक सोइल्स, फिर आती है हमारी कौन सी, सारी मृदाएं, सारी में भी एक होती है कौन सी, अपनी एल्काइली सोइल्स, और एक होती है सोडिक सोइल्स, ठीक। सोडिक सोइल्स में क्या होता है कि हाई सोडियम कंटेंट आ जाता है सोइल के बाहरी कणों पे, ठीक है, जिससे इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो खराब हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में टेक्सचर स्ट्रक्चर ये सारे आते हैं, ठीक है। इसका मीन्स है कि जहां बात करें अपन किसकी, अभी बात बोल रहा है कि जिप्सम यूज टू रिक्लामेशन ऑफ द विच सोइल टाइप, कि कौन से टाइप के रिक्लामेशन के लिए जिप्सम अपने यूज करते हैं, तो पहला आता है सैलाइन, नहीं सैलाइन का यूज में नहीं करते, सैलाइन में कोई भी फिजिकल जो मेथड है वो यूज नहीं कर सकते अपन, ठीक है। फिर किस में करते हैं कि सर सोडिक सोइल, कि हाँ बिल्कुल सोडिक में करते हैं, एसिडिक में क्यों नहीं कर सकते, एसिडिक में अपन लाइम लेते हैं, ठीक है, चूना, लाइम का यूज करते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, सोडिक सोइल्स आ जाएगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है, कौन सा स्वपोषित सूक्ष्म जीव अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है, मतलब कि विच ऑटोट्रोप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इन्होंने बोला है ऑटोट्रोप्स, एक होता है ऑटोट्रोप्स, एक होता है हेटरोट्रोप्स, दो टाइप के होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है इनका, कि एनर्जी कहाँ से कंज्यूम करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से करते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक से करते हैं, कुछ क्या काम करते हैं जिसे फोटो ऑटोट्रोप्स भी बोलते हैं, कि भाई डायरेक्ट आने वाली सनलाइट से भी अपनी एनर्जी को ले लेते हैं, जो जिसकी एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बट इनमें क्या सिचुएशंस दी है, इन्होंने बोला है कि ऑटोट्रोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अकॉर्डिंग कौन सा आ जाएगा कि सर फोटो ऑटोट्रोप्स, अभी अब मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, एनर्जी कहां से लेते हैं, सनलाइट से डायरेक्ट, ठीक है, फोटो ऑटोट्रोप्स में आ गया। कीमो ऑटोट्रोप्स में कौन से आ जाते हैं, कि सर कीमो ऑटोट्रोप्स में आ जाते हैं हमारे, इसी की तो हम बात कर रहे हैं, कौन सा, कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी है ना उनका ऑक्सीडेशन करके ये अपनी एनर्जी को लेते हैं वहां से। बट एक होता है कीमोट्रोप्स, एक होता है हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि यहाँ इनऑर्गेनिक की जगह या क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ऑर्गेनिक अगर दे दे तो सीधा हेट्रोट्रोप में चला जाएगा। फिर आता है थर्मोन्यूट्रोट्रोप्स, ठीक है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, ठीक है। हाँ कीमोटोट्रोप्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हाँ सेकंड, ठीक है, कीमोटोट्रोप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें निम्न में से कौन सी गैर खाद्य खली है, ठीक है। विच वन ऑफ द नॉन एडेबल ऑयल केक, दो टाइप की होती है, एक एडेबल ऑयल केक्स होती है, एक होती है कौन सी, नॉन एडेबल, जो खली होती है ना, ठीक है, उसको ही बोलते हैं ऑयल केक्स। ऑयल केक्स के अंदर खली आती है, ठीक है। एडेबल कौन सी है, नॉन एडेबल कौन सी है, जिसको अपन पशुओं को खिलाने के लिए यूज करते हैं और पशु चाव से खाते हैं, आराम से खाते हैं ना, उसको बोलते हैं एडेबल ऑयल केक्स। और जिसको नहीं खाते, इसका मीन्स है जिसको खिलाने के लिए यूज नहीं करते, उसे बोलते हैं नॉन एडेबल ऑयल केक्स, ठीक है।
अखाद्य खलियां, तो अपने को कौन सा बुझा है, गैर खाद्य खली, मतलब जिसका यूज खाने के पशुओं के रूप में नहीं किया जा सकता। मतलब पहला होता है नारियल खली, नारियल खली को तो आराम से खा लेते हैं पशु, तो ये तो सही है, नहीं किया जा सकता बुझा है, ठीक है। ये राया एवं सरसों की खली, ये तो कॉमन है, ये तो बहुत यूज करते हैं। फिर आता है मूंगफली की खली, ये भी यूज करते हैं। अरंडी की खली यूज नहीं करते, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, मैन्योर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, या ऑयल केक्स दी हुई है सारी, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन दिया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, पॉइंट टू पॉइंट उठे हैं क्वेश्चन, आप देख लेना, ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों का डीटीपीए निरीक्षण परीक्षण किसके द्वारा किया गया, ठीक है। हु गेव द डीटीपी एक्सट्रैक्शन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रन डिटर्मिनेशन मेथड इन सोइल, ठीक है। अपन ने बताया था कि लेबोरेटरी मेथड से बहुत पूछता है, डब्ल्यूओ एग्जाम हो, एओ एग्जाम हो आपके, आप ऑब्जर्व करना कि इस टॉपिक से मैंने उस सिलेबस में फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि आपके इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और वो आ गया, देखने को मिल गया, ठीक है। मे भी शायद हो सकता है कि अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप दे लो सारे, उनमें ये नहीं पूछेगा, आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते इसको, इसमें नहीं जाएगा वो, लेकिन इन केस ऑफ राजस्थान के आरपीएससी में फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें पहला पूछा है कौन सा, कि माइक्रोन्यूट्रिएंट के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा जो रिएजेंट है या मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला है कि सुभिया एंड असीजा, नहीं हमें तो पता है कौन सा, ये तो नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए लेते हैं, नहीं ये तो नहीं है। लिंडसे एंड नॉरवेल, बिल्कुल सही बात है, इसको यूज करते हैं अपन, ठीक है। ये बर्गर एंड ट्रुक करके ये है, ये कौन सा होता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर बोरोन को एक्सटेंस के लिए लेते हैं, किसके लिए, बोरोन के लिए, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये बोरोन, और लिंडसे एंड नॉरवेल, इसका सही आंसर कौन सा होगा, कि लिंडसे एंड नॉरवेल 1978 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, इन द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर इन प्लांट कॉजेस विच डिजीज, ठीक है। इसमें पौधों में तांबे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, मे भी कॉमन है, ठीक है। अभी देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से, इसने कहा है डाईबैक, बिल्कुल सही बात है, तांबे की कमी से होता है, किसमें होता है, जो सिट्रस कुल के पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे नींबू हो गया हमारा, ठीक है, डाईबैक होता है। उल्टा सूखा रोग जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है, खैरा रोग, ये तो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है, तो इसका तो कोई लेना देना। विप्टेल, ये मोलिब्डेनम की वजह से होता है, ठीक है। और अगेती अंगमारी जिसे बोलते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज, अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट की बात करूं तो सोलेने से जो जितनी वेजिटेबल है, टमाटर हो गया हमारा, आलू हो गया, इनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एंड ऑप्शन कौन से हो जाएंगे अपना, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग डाईबैक डिजीज आ जाएगा कॉपर की डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य तेल की खली है, मतलब ये रिपीट नहीं हुआ, आपको पता है, ठीक है। आप सोचोगे कि सर अभी तो करवाया है खाद्य और अखाद्य, खाद्य खली, ये जो पेपर है ना, ये जो सोइल साइंस के क्वेश्चंस हमने उठाए, ये कहाँ से उठाए, 2021 आरपीएससी के साइट पे जो पेपर मिलते हैं, ठीक है, डब्ल्यूओ के, वो 2021 के और 2018 का है। तो ये क्वेश्चन 2 बार है, लेकिन थोड़ा सा इनके जो ऑप्शंस में है वो डिफरेंस है, कैसे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एडेबल ऑयल केक, ठीक है। पहला कौन सा है, मस्टर्ड, ठीक है, इसको तो खाते हैं पशु, नॉन एडेबल पूछा है, ठीक है। महुआ केक, इसको नहीं खाते, ठीक है। लाइन सीड अलसी की भी खाते हैं, सीसम तिल की खली भी खाते हैं, इसका मीन्स है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा आएगा, मस्टर्ड केक आ जाएगा, ठीक है। मतलब सॉरी मस्टर्ड नहीं, महुआ, ये तो आएगा महुआ, इसने बुझा कि नहीं खा सकते, ठीक है, नॉन एडिबल, तो महुआ की खली, इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ठीक है, इसमें कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मिनरल ओरिजिन, ठीक है। मिनरल ओरिजिन अपन ने मिनरल पढ़े थे कि कहां से आते हैं, चट्टानों से आते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में खूब चट्टाने पढ़ी है अपन ने, एक बार देखना जाके। तो इसने क्या कहा है कि सबसे लास्ट में सोइल जेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके बाद में अपन पढ़ते हैं क्या, कि सर हमने कहा था कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे सोइल प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल में कौन से होते हैं, कि सबसे पहले होता है हमारा ओ, फिर होता है ए, फिर होता है बी और सी और आर, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जिसमें कल्टीवेशन किया जाता है वो होता है हमारा ए ओरिजिन। ओ ओरिजिन वैसे जो कल्टीवेटेड सोइल है ना अपनी, जिसपे अपन फसलें उगाते हैं, उसके अंदर नहीं आता। ये फॉरेस्ट लैंड या फिर ग्रास लैंड जो होती है ना, फॉरेस्ट का एरिया होता है, उसके अंदर आपको मिलेगा, लेकिन इन जनरल ये देखने को नहीं मिलता, जिससे बोलते हैं ओ से बोलते हैं ऑर्गेनिक ओरिजिन।
बाकी के रिमेनिंग क्या है, ये सारे मिनरल ओरिजिन के अंदर आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संस्तर नहीं है, तो ओ नहीं है, क्योंकि ओ तो ऑर्गेनिक स्तर में आता है ना, ए भी है, बी भी है, सी भी है, जो भी है, ठीक है, ए बी सी, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, करेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इनमें जो अपने कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स है, अपन ने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस का, ठीक है, कॉमन फर्टिलाइजर्स या फिर बोल सकते हैं अपन कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उसका इसमें दिया हुआ है, उसमें अपन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको दो तीन टाइप से बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। वो किस भी हाथ पे करते हैं कि सर पहला आता है वाटर सोल्यूबल, जो पानी के अंदर आराम से घुल जाए, फिर आता है सर कि एसिड सोल्यूबल, जो पानी में नहीं घुलते लेकिन एसिड में घुल जाते हैं, एक आता है कि दोनों सर पानी में घुल जाते हैं और एसिड में घुल जाते हैं। तो उसी के बिहाफ पे इसका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। अब कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उसके अकॉर्डिंग इसने पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, नॉट करेक्ट कौन सा इसने पूछा है, बोला है कि रॉक फॉस्फेट इज ए वाटर सोल्यूबल, नहीं ये तो एसिड सोल्यूबल है, तो पहला ही पकड़ में आ गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनिक कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर। कल अपन ने बात की थी कि ऑर्गेनिक कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक की मैं अगर बात करता हूं तो ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे फर्टिलाइजर जिनके अंदर क्या होता है, CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसे अपन ऑर्गेनिक कहेंगे, ठीक है। जिनमें नहीं हो अपन उसको इनऑर्गेनिक कहेंगे। तो क्या इसमें कौन से में होते हैं, तो सबसे पहले कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं होता। दो ही फर्टिलाइजर ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, कौन से, पहला होता है यूरिया, दूसरा होता है कैल्शियम साइनेमाइड या फिर कैल्शियम अमोनियम बोलते हैं, अमाइड बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि सबसे पहला ही यूरिया का फॉर्मूला देख लेते हैं कि सर आपने कहा था भी जिसमें CHO, इसमें होता है या नहीं होता। देखो यूरिया का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है। कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तीनों आ गए। या फिर इसको दूसरे टाइप से भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, CONH2 का होल ट्वाइस, कार्बन ऑक्सीजन आ गए, ये हाइड्रोजन आ गया। इसका मीन्स है कि हमारा यूरिया किसका है, ऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन, ये क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरचना श्रेणी नहीं है, ठीक है, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोइल टेक्सचर क्लास। टेक्सचर क्लास पढ़ेंगे अपन, ठीक है, जब टेक्सचर पढ़ेंगे ना, सैंड सिल्ट क्ले कि इनका रेशियो होता है, कितना कितना होता है, कैसे बनती है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो उससे रिगार्डिंग ही पूछा है टेक्सचर से कि कौन सी क्लास है, वो टेक्सचर क्लास में नहीं आती, 10 क्लास है अपनी, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि सैंडी, लोमी सैंडी और सैंडीलोम, ठीक है, ये तीनों है, ये नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा कि सैंडी। सर कैसे आइडेंटिफाई किया, देखो जिसके भी एंड में वाई लग जाता है ना, वो टेक्सचर क्लास के अंदर आता है, इसमें नहीं लगा, इसका मीन से टेक्सचर क्लास के अंदर इनक्लूड नहीं है। और ब्रीफली अगर पढ़ेंगे तो अपन टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये कौन सा कि कॉलम 1 से कॉलम तुम सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कई बार कि अपने को क्वेश्चन नहीं आता ना, पूरा नहीं आता मेरे को, है ना, सपोज दैट, बट अपन क्या करते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट कि मेरे को सबसे पहले जो पकड़ में आ रहा है ना, सबसे कॉमन है वो ये है कि सर जिंक की डेफिशिएंसी से क्या होता है, खैरा रोग होता है। मतलब फोर्थ में कौन सा आएगा, 3 नंबर आएगा, फोर्थ में 3 नंबर कौन सा है कि भाई ये है और ये वाला है। इसका मीन्स है कि अपन दूसरे को काट दें, तीसरे को भी काट दें, ये तो नहीं आएंगे। अब बात आई अपने दो में कंफ्यूजन है, इसका मीन्स है अब मेरे को सेकंड कौन सा आता है, सेकंड आता है सर मेरे को बी वाला आता है, बोरोन का, कि पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए एसेंशियल होता है, ठीक है। तो इसका मीन्स है कि बी वाले के लिए अपन क्या काम करेंगे कि अब देखेंगे कि 3 नंबर में अपने को चाहिए 4 नंबर वाला, इसका मतलब है 1 2 3 में फोर्थ कौन सा आ रहा है कि पहला वाला, ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। अब इसमें वही सम्मिलित करना है, मैच करना है कौन से पे, ये सोइल ऑर्डर्स दिए हुए हैं, इनको सोइल ऑर्डर्स का जो आपको 12 ऑर्डर सोइल दिए हुए हैं,
ठीक है, उनके फॉर्मेटिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये बात कर सकते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म होती है उसके नाम की, ठीक है, वो कैसे बनी है उनको सबको देखना पड़ता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड ऑप्शन अपन इसमें कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहला आपका एंटी सोल दिया हुआ है। अभी मैंने बताया था कि सर मेरे को तो पूरा नहीं आता लेकिन एक या दो का पता है, तो इन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करें, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं कि मेरे को एक तो चीज कंफर्म है, क्या चीज है कि सर जहां स्पोडो आएगा ना वहां ई डी और डी जरूर आएगा, ओ और डी। तो अपन देखते हैं कि फोर्थ में डी कौन से में है, ठीक है भाई, फोर्थ नंबर का कौन सा है, ये है, और इसमें डी कौन से मतलब 4 नंबर का कौन सा है, तो ये हमारा 2 में आ गया, तो मतलब पहला कैंसिल और ये फोर्थ नंबर का कैंसिल, बचे 2 नंबर। अब मैं देखता हूँ कि यार मेरे को इसमें से कौन सा आ सकता है, तो मैं बात कर रहा हूँ एंटीसोल फिर वर्टिसोल इंसेप्टी, ठीक है, तो मैं इसी में क्या काम करूंगा कि भाई मेरे को इंसेप्टी का पता है, क्या है इसका है एंटी ईपीटी, ठीक है, मतलब 3 में 1 आएगा, एक दो तीन, 3 में 1, तो ये रहा, ठीक है, इसमें दो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस थे डब्ल्यू के एग्जाम से पूछे गए थे वो कंप्लीट कर लिए अपन ने, आप इनको ऑब्जर्व करना और हो सके तो आप कंप्लीट पेपर को भी ऑब्जर्व करना। अगर आप कहते हैं कि सर हमें एनालिसिस चाहिए कंप्लीट जो पेपर है आरपीएससी का 2021 का हो या फिर 2018 का, तो आप कमेंट करें, ठीक है, और आपको कैसे क्वेश्चंस लगे, मे भी मेरे हिसाब से ना इतना डीप नहीं पूछता है, मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ, आप सिलेबस को देखें और फिर क्वेश्चन पेपर्स को देखें, तो आपको ये पता लगेगा कि सर ज्यादा डीप तो नहीं है क्वेश्चन, डायरेक्ट तो जो टॉपिक है सिलेबस के उन्हीं में से उठाया गया है, ठीक है। तो बस ये जो आपका लेक्चर लिया गया था या फिर मैंने जो क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया उसका उद्देश्य यही था कि आपके माइंड में एक जनरल ड्रॉबैक आपका हो जाए कि सर हमें इस लेवल का पढ़ना है और इस टाइप्स की क्वेश्चन आरपीएससी पूछता है, ठीक है। तो ठीक है, अंत तक बने बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।